सो हेलो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, एग्जाम्स स्टार्ट हो गए। फाइनल एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो गए कि नहीं हुए? फटाफट से बता दो यार कमेंट करके, क्योंकि हम आपके लिए लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं। और जो न्यू बैच के अंदर न्यू वीडियोस जो बन रहे थे पूरे साइंस और पूरे मैथ सब्जेक्ट के लिए आप लोग के लिए, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 8 स्टैंडर्ड का साइंस का एक और न्यू चैप्टर की शुरुआत आज करेंगे और आज ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक वन शॉट तरीके से आपको ये चैप्टर आज हम पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है 8 स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 16, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, लगभग 20 मिनट के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन अगेन मैं बताना चाहता हूं कि आपको कोई भी चैप्टर साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का पढ़ना है तो हमारे इस चैनल के ऊपर अगर आप आके सर्च करोगे या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे और फोल्डर्स अपना ढूंढोगे स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपको सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। साथ ही में यूट्यूब पे भी जाके डायरेक्ट सर्च करो कि मुझे पढ़ना है 8 स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 17 पढ़ना है। मान लो अभी 16 चल रहा है, 17 पढ़ना है, तो वो भी वीडियोस अवेलेबल है। हमारे पहले के व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी पूरे सिलेबस को पढ़ा के कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी हमने, आज से 1-2 साल पहले। तो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बस हमारे वीडियोस को देखो, पढ़ो, समझो और अपने एंड से भी थोड़ा सा सेल्फ स्टडी क्वेश्चन आंसर्स को याद करो, ताकि बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आपके एग्जाम में आपको मिल सके। टॉप करना है, भूलना मत। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात रात को उठ के जग के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने अपने फील्ड में अच्छे अच्छे पोजीशन पे जा पाओ, अच्छे अच्छे मार्क्स निकाल पाओ और लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ। यही मेरा सपना है। ठीक है, क्लियर? तो आज का जो टाइटल है, अगेन मैंने जैसा बताया, 8 स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट का मतलब ऑलरेडी हमने समझा हुआ था कि व्हाट डू मीन बाय लाइट। लाइट इज नथिंग बट रोशनी, और वो सबसे बड़ा सोर्स क्या है लाइट का? सन है। 7th स्टैंडर्ड में भी हमने ये चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि लाइट क्या होता है, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो दुनिया में चीज़ है फिलहाल में जो हम जानते हैं वो है सन। अब सन क्या करता है? पूरा लाइट, पूरा हीट एनर्जी सप्लाई करता है। तो ये जो उजाला दिन में हम देखते हैं ये सन के वजह से ही आता है। और अगर कोई भी लाइट सोर्स ना रहे, अगर कोई भी रोशनी ना रहे तो हम देख भी नहीं सकते। यानी सन लाइट के कारण ही, उजाला के कारण ही हम देख पाते हैं। यानी अगर मैं किसी भी रूम को पूरा डार्क अंधेरा कर दूं, एक लाइट भी ना रहे, तो हम उस पूरे रूम में कुछ भी देख नहीं पाएंगे। ये आपके साथ भी हुआ रहेगा। आप किसी भी अपने रूम में जाओ, कमरे में जाओ और पूरे लाइट्स को बंद कर दो, कर्टेन्स, पर्दे वगैरह सब लगा लो, ताकि कहीं से भी एक लाइट का सोर्स भी ना आ पाए। पूरा रूम एकदम डार्क अंधेरा कर दो, रात के समय करना, खासकर जहाँ पे लाइट नहीं होता है। तो आपको अपने बगल में कोई इंसान खड़ा रहेगा ना, वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि देखने के लिए हमारे पास आंखें हैं, लेकिन आंखें को भी, आंख जो है हमारा, आईज जो है, उसको भी समझने के लिए कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के लिए भी लाइट सोर्स की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए लाइट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब लाइट के बारे में तो चलो मैंने फटाफट तरीके से बता दिया है। अब लाइट के अलावा जो चीज़ हमें समझना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार साउंड का रिफ्लेक्शन हमने समझा था कि कैसे कोई भी साउंड जब एक पार्टिकल, एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट पे टकराता है जाके, तो उस एंगल पे जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये आपने 7th में भी और 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसी प्रकार जो लाइट होता है वो भी रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट का फंडा क्या है कि जब भी कोई भी लाइट, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इजी लगेगा आप लोगों को, कि व्हेनेवर द लाइट रेस, यानी कोई भी लाइट रे जब आता है, कहीं से भी आ रहा है, वो आता है, टकराता है किसी ऑब्जेक्ट से, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फॉल हो रहा है। मान लो इस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, तो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है बच्चा? चेंज हो जाता है एंड देन टर्न बैक, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वहां से टकरा के कहीं और चला जाता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे वो चला जाता है। और उसी फंडामेंटल चीज को कि लाइट आया, टकराया और चला गया, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन। आपने अपने आप का रिफ्लेक्शन आईने में देखा होगा कि जब हम कोई भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो इमेज है वो वहां पे भी दिखाई देता है, तो वो हमारे लिए क्या है? रिफ्लेक्शन है। उसी प्रकार जो लाइट्स होती हैं वो कहीं पे भी किसी ऑब्जेक्ट पे जाके टकराती रहती है, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फंडामेंटल प्रॉपर्टी के कारण ही हम देख सकते हैं, हमें सारी चीजें, वस्तुएं दिखाई देती है। इसी चीज को क्या कहा जाता है बच्चा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। चलो, समझा? डेफिनेशन समझ में आ गया, प्रैक्टिकल समझते हैं। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, समझ लो कि कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है। अब इंसिडेंट का मतलब कि कहीं से एक लाइट आ रहा है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब आने वाला किरण। रे का मतलब क्या होता है? किरण। किरण बोलते हैं ना, लड़की का नाम नहीं है किरण, किरण तो चलो लड़की का नाम रखते हैं, लेकिन किरण का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? किरण का मतलब ये होता है कि कहीं से लाइट सोर्स आ रहा है।
तो जब भी कहीं से एक लाइट सोर्स जब आ रहा है, तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लकड़ी का टुकड़ा है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उस पॉइंट पे जाके टकरा रहा है, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टकराता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब जो रे ऑफ लाइट जो आई उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो मान लो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है, 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 गया, इस पे टकराया। अब जैसे मैंने बोला कि एक लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट की प्रॉपर्टी ये है कि कहीं पे भी वो पड़ेगा, किसी भी पॉइंट पे जाके पड़ेगा तो वहां पे जाके वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां से जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, इधर टकराया, और टकराने के बाद क्या किया उसने, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये रिफ्लेक्ट हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट हो गया, यहां से जाके क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो लाइट आया यहां से, टकराया और गया। तो जैसे ही गया तो आप देखोगे, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे इस चीज को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो जैसे ही लाइट आया और मान लो बीच में एक मैं एकदम लाइन सीधा खींच देता हूं, जिसको मैं नॉर्मल बोलूंगा। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन, सीधा लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे एक सीधा लाइन खींच देता हूं अपने मन से, इमेजिनरी लाइन है, तो एक सीधा लाइन मैंने खींच दिया। तो इस सीधे नॉर्मल लाइन से, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, उस नॉर्मल लाइन से ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है एक एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? इस एंगल को बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लिखा है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल आई बोलते हैं। ओके, वैसे ही एंगल आया, लाइट आया, टकराया, और टकराने के बाद एक एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चला गया, तो इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ये रे आ रहा है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। टकराने के बाद वापस चला गया, उस रे को बोलेंगे रिटर्न, रिफ्लेक्ट होने वाला। ये इंसिडेंट लाइट है, ये आ रहा लाइट है, ये जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो इस रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्टेड रे बोलूंगा, इसको इंसिडेंट बोलूंगा, बीच वाली लाइन को नॉर्मल बोलूंगा। अब जैसे ये इंसिडेंट लाइट यहां पे आया और रिफ्लेक्ट हुआ, तो इस नॉर्मल के रेफरेंस के हिसाब से ये भी क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर। और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखना। और हर केस में, ज्यादातर केस में ये देखने मिल जाता है कि आपका जो एंगल आई रहता है एंगल आर के बराबर होता है, यानी जितने एंगल से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा। ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है। तो वैसे और भी बहुत सारे लॉज है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ। क्या? बहुत सारे लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, मतलब रिफ्लेक्शन के भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो वो क्या नियम कानून है वो हमें पढ़ना है। तो 2 से 3 रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम समझेंगे। तो पहले तो फिनोमिनन आपने समझ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है, कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आपने समझ लिया। करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, सभी लोग क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ इसके कुछ लॉ होंगे, तो हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमें बेसिक तौर पे 3 लॉ पढ़ना है। तो पहला जो लॉ है वो ये बोलता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि मैंने अभी अभी बताया कि जो आपका एंगल बनेगा, ठीक है, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, जिस भी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हुआ, वो किसके बराबर रहेगा? जिस एंगल से आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या फिर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई आप बोल सकते हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लॉ ये बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। यानी अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल का लाइन हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। प्लेन मतलब ये कोई 3 डायमेंशन में नहीं जाएंगे, ये 2D प्लेन है, तो ये 2D प्लेन में ही आपको दिख रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि लाइट यहां से आ रहा है, जैसे मान लो ये यहां से आया और टकरा के इधर चला गया, तो ये इधर चला गया मतलब ये किसी और डायमेंशन में चला गया, 3D डायमेंशन, 4D, 5D, जो भी डायमेंशन में जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, टकराया, और ये उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, मतलब आया और गया, तो ये प्लेन जो है वो एक ही प्लेन है, 2D है, 2 डायमेंशनल प्लेन में वो चला जाता है। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, दैट इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एज वेल एज द नॉर्मल लाइन लाई इन द सेम प्लेन। और तीसरा है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं नॉर्मल के। तो अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्मल के कंपैरिजन में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये 3 लॉ क्या बताता है? हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। समझ में आ गया? इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? यहां तक बहुत इजी टॉपिक था, इतना इजी था कि क्या ही बताऊं। ठीक है,
अब चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन टॉपिक को समझ लो, लगभग इसी में से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को एग्जाम में। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो जैसे मैंने क्या बोला कि लाइट कभी भी आती है, देखो जैसे आ रही है लाइट, तो क्या होती है, टकराती है और टकराने के बाद वो एंगल पे चली जाती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका जो सरफेस है जिसके ऊपर वो लाइट आके टकरा रही है वो एकदम स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, क्या है, स्मूथ सरफेस है और प्लेन सरफेस है, तो जब लाइट आएगा और टकराने के बाद रिटर्न जाएगा तो जहां पे वो टकरा रहा है वो सरफेस उसके लिए क्या है, एकदम प्लेन है, एकदम सपाट रोड जैसा होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज आएगा, टकराएगा और चला जाएगा उसने ही एंगल पे, जितना कि एंगल पे वो आ रहा है, आया और गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये आया और ये टकरा के गया, फिर ये भी आया टकरा के गया, तो एक पर्टिकुलर एंगल से जो आ रहा है उसी एंगल पे वापस जाएगा, एंगल पे आ रहा है उसी एंगल पे जाएगा, यानी I1, यानी पहला वाला आ रहा है, I1 बोलूंगा ना, आई मतलब आना, R मतलब जाना, तो I1 पहला वाला इज इक्वल टू R1 रहेगा, I2 इज इक्वल टू R2 रहेगा और I3 इज इक्वल टू R3 रहेगा, यानी तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि जिस भी एंगल से वो आ रहा होगा बराबर प्लेन सरफेस है, इसीलिए वो टकरा के उसी एंगल पे जा रहा होगा, करेक्ट है। तो वो हमारा एग्जाम्पल हुआ किसका, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि वो प्लेन सरफेस स्मूथ सरफेस पे टकरा के जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यानी प्रॉपर तरीके से वो जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जैसा मैंने बताया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपका जो भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है और जो भी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया? उसी प्रकार दूसरा जो टॉपिक है जो कि है इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो सरफेस के ऊपर जो लाइट आके टकरा रही है वो सरफेस ही टेढ़ा मेढ़ा है, देख पा रहे हो, वो सरफेस ही टेढ़ा मेढ़ा है, और जब सरफेस ही टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो जब भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आके गया, टकराया, तो भाई टकराने के बाद हो सकता है वापस से उसी डायरेक्शन में लौट जाए, ठीक है, ऐसा लौट जाए, ये आ रहा है इधर से लाइन, ये इधर चला जाए, ये इधर से आ रहा है, ये इधर चला जाए, मतलब कोई भरोसा नहीं है कि लाइट आया, टकराया और कहां जाएगा। जिस प्रकार एग्जांपल देता हूं, बॉल, पता है सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे, बॉल अगर आपकी जो पिच होती है वो एकदम प्लेन है, एकदम सपाट, गोदरेज म्हणतात आम्ही मराठीमध्ये, ठीक है, वो प्लेन है एकदम, ठीक है, प्लेन जमीन है, एकदम साफ सुथरी, एकदम चिकनी मिट्टी है, भाई बॉल आप डालोगे, चाहे एंड्रम डालो चाहे ओवरआर्म डालो, ठीक है, आप जब डालोगे तो बराबर टप्पा खा के बराबर बॉल जाएगा। लेकिन अगर पिच उबड़ खाबड़ है, भाई कहीं खड्डा है कहीं ऊंचा है, तो बॉल जब गिरेगा तो कोई भरोसा नहीं, खड्डे में गिर गया तो बॉल टप्पा खा के उधर चला गया, जहां पे ढलान है उधर गिरा, टप्पा खा के फास्ट निकल गया, जहां पे एकदम ऊंचा है टप्पा खा के पता चला बॉल रिटर्न आ गया, होता है ना ऐसा। तो वही समझ लो, ये इररेगुलर पिच है आपका, ये क्या है, इररेगुलर रफ सरफेस है। तो यहां पे जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आके टकराएगा तो इसकी कोई भरोसा नहीं होता है कि वो रिफ्लेक्ट बराबर हो जैसा कि होना चाहिए। इसीलिए यहां पे क्या बोला जाता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है रफ सरफेस के ऊपर, इसी को इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, जिसमें कोई भरोसा नहीं है इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कि आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो यहां पे इक्वल था तीनों के तीनों, और रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट भी इक्वल था, यहां पे कोई गारंटी नहीं है कि वो इक्वल होंगे, नहीं, क्योंकि वो आके टकरा के किधर भी जा सकते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग इरेगुलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? बहुत इजी टॉपिक था, इतना सिंपल था कि आप इसको आराम से याद भी रख सकते हो। क्लियर है? धमाकेदार था। अब चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ जो कि समझ लो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत इजी टॉपिक है, बस याद रखने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। ठीक है, तो कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप क्या होता है? तो कैलिडोस्कोप की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जनरल तौर पे आप देखोगे, इसमें क्या होता है, कैप होता है क्लोज करने के लिए, मिरर्स होते हैं बीच में, कार्डबोर्ड का ट्यूब होता है, यहां से लोग देखते हैं। तो एक छोटा सा टॉय होता है, खिलौना जैसा होता है, जो बच्चों को यूजुअली दिया जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कलर्ड पीसेस, ग्लासेस, जो इसके अंदर ग्लास होते हैं ना अलग अलग कलर के, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है और एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाता है। तो जनरल तौर पर ये क्या है, खिलौना है। कैलिडोस्कोप एक तरीके से खिलौना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक आंख से, मतलब जैसे आपका एक पाइप है, समझ लो बहुत मोटा सा एक पाइप है, बच्चे लोग क्या करते हैं, उस पाइप में एक आंख रखते हैं और देखते हैं। तो उसमें क्या है, कलर्ड मिरर लगे हुए हैं और ग्लासेस लगे हों, तो जैसे आप देखोगे और उसके ऊपर जब लाइट पड़ता है तो उसमें एक कलरफुल डिजाइन पैटर्न क्रिएट होता है जो कि दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कैलिडोस्कोप डिजाइन तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो ये इमेजिनरी मैं बता रहा हूं कि आप इमेजिन करो कि एक बड़ा सा ट्यूब है, उसमें आप आग डाल के देख रहे हो, तो उसमें बहुत कलरफुल डिजाइन आपको दिखेगा। और वो डिजाइन क्यों? क्योंकि मिरर जो है वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करके लाइट रिफ्लेक्ट उसमें हो रही है, तो इसमें अलग अलग पैटर्न, ब्यूटीफुल पैटर्न उसमें डिजाइन तौर पे यूज होता है, और ये खिलौने के तौर पे ही इस्तेमाल होता है। इसको बोला जाता है कैलिडोस्कोप। क्या कहा जाता है? कैलिडोस्कोप कहा जाता है। उसी प्रकार एक और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप जनरल तौर पे क्या होता है, इस प्रकार का डिजाइन किया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरली सबमरीन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन आपके पानी के अंदर होती है, सबमरीन पता ना, पनडुब्बी म्हणतात,
तो ये सबमरीन पानी के अंदर होती है और समुद्र के ऊपर क्या चल रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये पेरिस्कोप को ऊपर ऐसा डालते हैं। जैसे मान लो कि आपका क्या है, शिप है, ठीक है, ये क्या है, शिप है, और यहां पे वो लोग क्या डालते हैं, पेरिस्कोप डालते हैं, ठीक है। यहां से देखेंगे, कोई देख रहा है, यहां से कोई देख रहा है, अंदर ही बैठा है और मैं देख रहा हूं, और वो जो पेरिस्कोप है वो बाहर है, बाहर का नजारा दिखा रहा है, तो मतलब अंदर बैठ के मैं समुद्र के ऊपर की चीजें देख सकता हूं। कैसे? क्योंकि जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां से आपका लाइट जो है वो टकराता है, 45 एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पे, तो यहां का जो भी चीज है वो आपको यहां दिखाई देता है। इसी हथियार को पेरिस्कोप बोलते हैं। तो क्या ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर जो बॉटम विंडो होता है, वन कैन सी, कोई भी चीज देख सकता है कि टॉप विंडो में क्या है, इसी को पेरिस्कोप कहा जाता है। और जनरल तौर पर जैसे मैंने बोला, सबमरीन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर क्या है, कोई शत्रु है, कोई एनिमी है, कोई दूसरा सबमरीन है, कोई दूसरे शिप्स है, उसके ऊपर नजर बनाए रखे। और इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड कीप ए वॉच, नजर बनाने के लिए, ताकि लोग के ऊपर नजर बना सके ऑन द ग्राउंड फ्रॉम एन अंडरग्राउंड बंकर, अंडरग्राउंड बंकर्स में से भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो कैलिडोस्कोप की बात किया, पेरिस्कोप की बात किया, ये दोनों ही किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिनन, यानी इसमें भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी तो वो ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी तो हम उसको बाहर का नजारा देख पा रहे हैं। तो यही सब चीजें वहां पे प्रेजेंट होती है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही हम इस दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो बस दोस्तों, यही था हमारा पूरा चैप्टर। आप देख सकते हो कितना छोटा सा, कितना इजी चैप्टर था, और बड़े आसानी से हमने ये चैप्टर को विद इन 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दिया है। तो ये चैप्टर होता है एंड। ऐसे ही 1 या 2 और चैप्टर रह गए हैं इस 8th स्टैंडर्ड के साइंस के अंदर, न्यू बैच के अंदर, तो फटाफट से हम 1-2 दिन के अंदर वो कंप्लीट कर रहे होंगे। आप डेली आके वीडियो सेक्शन में चेक करते रहो, या तो न्यू बैच का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाके हमारे सारे वीडियोस अवेलेबल है, उसको देख के पढ़ाई करते रहो। लेकिन सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब भी हमारे कोई वीडियोस देखो, वीडियो को लाइक जरूर से करना, अच्छा कॉमेंट जरूर से करना। इससे हमें एनर्जी मिलती है, इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप जो हमें देख रहे हो, हम इतना रात दिन एक करके वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोग का भला हो सके, आप लोग कहीं ना कहीं इससे कंसेप्ट को गेन करके अच्छे अच्छे मार्क्स निकाल के अपने क्लास में टॉप कर सको। तो ये जो हम सोच रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देते हो, व्यूज देते हो, लाइक करते हो, अच्छा कॉमेंट्स करते हो, फीडबैक देते हो, तो वो एक एनर्जी के रूप में हमें अंदर आता है, और हमें लगता है कि यार बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारा तरीका है। करेक्ट है? तो प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये पूरा पूरा एंटायर चैप्टर होता है खत्म। ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी 8वीं के फ्रेंड, जो भी आपके 8th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, दोस्त है, दोस्त के दोस्त है, सभी ग्रुप्स में ये वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। और अगर पहली बार आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।